नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले आज के यूपीएससी की नतीजे की बात कर लें तो यूपीएससी के रिजल्ट आए हैं और इस बार टॉपर हैं आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव ने इस बार का यूपीएससी टॉप किया है। वो लखनऊ के रहने वाले हैं। तो आदित्य श्रीवास्तव की ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 है। अनिमेश प्रधान हैं दूसरे नंबर पे। जो यूपीएससी टॉपर्स की लिस्ट है उसमें पहले नंबर पर आपको हमने बताया कि आदित्य श्रीवास्तव हैं, दूसरे नंबर पर अनिमेश प्रधान हैं। टॉप 5 रैंक में आने वाले 3 कैंडिडेट्स पहले से ही आईपीएस ऑफिसर हैं। टॉप 10 में 4 लड़कियां हैं। 1016 कैंडिडेट्स हैं कुल, जिसमें कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए चुने गए 180 आईएएस हैं, 200 आईपीएस हैं और इसके साथ साथ 347 इसमें सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स हैं। 115 जो हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं और 303 जो हैं वो अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। 165 अनुसूचित जाति से हैं, 86 अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। यानी कि ये जो है तमाम वो रिजर्व्ड कैटेगरी है और जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य कैटेगरी, उनमें से 347 कैंडिडेट्स का चुनाव हुआ है, जिसमें से 180 आईएएस के लिए चुने गए हैं और 200 आईपीएस के लिए चुने गए हैं। और आपको बता दें कि टॉप 10 में 4 लड़कियां हैं और पहले नंबर पर आने वाले हैं, टॉपर हैं आदित्य श्रीवास्तव जो लखनऊ के हैं और अनिमेश प्रधान की रैंक जो है वो दूसरी है। और अब अगली खबर पे। आज की बड़ी खबर रही रामदेव के पतंजलि की, क्योंकि रामदेव को एक बार फिर से कोर्ट में पेश होना पड़ा और साथ साथ आचार्य बालकृष्ण को भी। तो स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्ती दिखाते हुए कहा है कि कोई भी रियायत इन्हें नहीं दी जाएगी। कोर्ट से आज भी रामदेव को माफी नहीं मिली है। रामदेव ने कोर्ट में कहा है कि हम इसे दोहराएंगे नहीं, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपने एक नहीं 3 बार उल्लंघन किया है और आपकी पिछली भूमिका को हम ध्यान में रखे हुए हैं। आप इतने नादान नहीं हैं कि आपको ये नहीं पता कि कोर्ट में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख तय की है। साथ ही कहा है कि अभी माफी नहीं दी है। ये मामला भ्रामक विज्ञापनों का है और कोरोना के इलाज के दावों के संबंध में है। पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना से ये मामला जुड़ा हुआ है। आज कोर्ट में स्वामी रामदेव ने ये कहा कि हमने उत्साह और आवेश में एलोपैथी के लिए ऐसा कह दिया, आगे से ध्यान रखेंगे। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि माफी मांगते हैं, आगे से नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि जब कंपनी इतने करोड़ की हो तो ऐसा नहीं करते। कोर्ट ने आपसे बात की, आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी? जो कह रहा था सो कोर्ट में कहा ना। चलिए थैंक यू। उम्मीद है कि अब कोर्ट आपकी एक्सेप्टेंस वो माफीनामे को एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने। उम्मीद की जा सकती है आपको न्यायपालिका पर बोला ना, न्यायपालिका पे भरोसा है आपको? पूरा स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों कोर्ट में पेश हुए। उन्हें एक बार फिर से कोर्ट में आना पड़ेगा। हमारे साथ मेरे सहयोगी आशीष भार्गव जुड़े हैं। आशीष, लगातार इस केस को आप फॉलो कर रहे हैं। एक बार फिर से आज सख्ती दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पे। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, जैसे कि आचार्य बालकृष्ण ने कहा और रामदेव ने भी कहा कि हमने उत्साह में, आवेश में ये कह दिया। कोर्ट क्या इसके कारण देता है जो कह रहा है कि हम आपको माफ़ी नहीं दे सकते, आपने एक नहीं 3 बार उल्लंघन किया है और आपको ध्यान रखना चाहिए, आपकी इतनी करोड़ों की कंपनी है। तो ये भी समझना एक बार फिर से ज़रूरी है कि पतंजलि की तरफ से क्या कहा गया था, क्या हुआ था जिसके ऊपर कोर्ट इतना सख्त है और माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं। जी देखिए, शुरुआती दिनों में जाना पड़ेगा। जब इस मामले की हियरिंग शुरू हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसे भ्रामक विज्ञापन नहीं देंगे। उन दोनों की, इनकी तरफ से, पतंजलि की तरफ से वकीलों ने अंडरटेकिंग दी थी कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन भविष्य में नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन ऐसे न केवल विज्ञापन दिए गए बल्कि रामदेव और बालकृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फिर बताया कि उनके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज था। एक गुमनाम चिट्ठी पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास और जजों के पास और ये तमाम ब्यौरा उसका दिया
दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया, जवाब मांगा बालकृष्ण और पतंजलि से, उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया। तो ये जो गलतियां थी, इससे सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हो गया और तीसरी बार जब नोटिस जारी किया, रामदेव को भी और बालकृष्ण को भी पेश होने के आदेश दिए, तो एक जो एफिडेविट दाखिल किया गया वो बिना शर्त माफीनामा का नहीं था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि उसमें सशर्त माफी मांगी गई है और ये कोई भाषा नहीं है, हमको इस पर ऐतराज है। और आप कितने भी ऊंचे हों, कानून से ऊंचे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और काफी ये कहा था कि हम इस तरह माफ नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों ने एक और एफिडेविट फाइल किया और उसमें बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हम जो है अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड माफी मांगते हैं। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक माफी नहीं दी है। आज दोनों पेश हुए दोबारा और खुद खड़े होकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सीधे रामदेव और बालकृष्ण से बात की और ये कहा कि आपको माफी क्यों दी जाए। आप इतने नादान नहीं हैं कि आप जानते नहीं हैं कि अदालत में वकीलों ने जब आपकी तरफ से अंडरटेकिंग दी और आप उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, विज्ञापन दे रहे थे, आप ये नहीं कह सकते कि आपको कानून की समझ नहीं है, आपको नहीं पता था अदालत में क्या हो रहा है। आप जानबूझकर 3 बार आपने आदेशों की, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना, अवहेलना की है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये भी कहा कि ऐसे मामले में ये एक गंभीर मामला है जहाँ पर आप अदालत की नहीं सुन रहे हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बीमारियाँ लाइलाज की श्रेणी में हैं, कानून कहता है कि आप उनके शर्तिया इलाज या उनके इलाज की का कोई विज्ञापन नहीं दे सकते। आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छा बताइए, अपनी दवा को अच्छा बताइए, लेकिन किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति को खराब नहीं बता सकते आप। ये सब सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा था। दोनों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। उत्साह और आवेश में ऐसी बात कह दी, कानून की समझ थोड़ी कम थी आगे से, और अदालत की मर्यादा को कम करने की उनकी कभी मंशा नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक और मौका दिया, क्योंकि मुकुल रोहतगी जो दोनों की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि वो एक पब्लिक अपोलॉजी देना चाहते हैं, सार्वजनिक रूप से माफ़ी का विज्ञापन देना चाहते हैं, अदालत से वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है। 23 अप्रैल को एक बार फिर दोनों को पेश होना होगा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि दोनों एक सार्वजनिक माफ़ीनामा जारी करेंगे, जिस पर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तो उन पर नरम हो जाए और उनको इस मामले में अवमानना से मुक्त करके माफी दे दे इस पूरे केस में। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचें, उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन दूसरी पद्धति को आप बुरा नहीं कह सकते और भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकते। किसी भी इस तरह की बीमारी का शर्तिया इलाज करने का दावा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद आपका आशीष भार्गव। एक बार और मौका मिला है अभी बालकृष्ण को और रामदेव को पेश होने का। 23 तारीख को दोबारा उन्हें कोर्ट में पेश होना है। अब खबर सलमान खान की। अभिनेता सलमान खान खबरों में बने हुए हैं क्योंकि उनके घर के बाहर में गोली चली थी और अब फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को मुंबई की किला कोर्ट में पेश कर दिया गया है। इन दोनों को 9 दिन के पुलिस रिमांड पे ले लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से इनकी 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने 25 अप्रैल तक इन दोनों को रिमांड पे भेजा है। इन दोनों शूटरों को कल गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया गया और इन्हें आज मुंबई लाया गया। हम आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सलमान खान से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पे, और ये देखिए तस्वीरें आप सलमान खान के घर की, जहां पर उनके जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है जिसके बाहर में ये शूटिंग हुई थी। इस समय आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सलमान खान से मिलने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पहुंचे हैं। उनको रिसीव करके अंदर लेके आ रहे हैं। खुद सलमान खान वहां पर उनसे मिलने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं और दोनों जो आरोपी हैं जिन्हें इसमें गिरफ्तार किया गया है वो अब पकड़े गए हैं। उन्हें किला कोर्ट में पेश कर दिया गया है, उन्हें रिमांड पे भेज दिया गया है। ये सलमान खान के घर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको हम देख रहे हैं कि ये सलीम खान है, सलमान खान के पिता, और सलमान खान और उनके परिवार के बाकी लोग जिनसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस समय मुलाकात करने के लिए गए हुए हैं। अप्रैल 2024 की सुबह 4:50 पर सुप्रसिद्ध सिने कलाकार सलमान खान इनके घर बांद्रा पश्चिम यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने चलती हुई मोटरसाइकिल पे से उनके घर की तरफ फायरिंग की थी। 5 राउंड फायरिंग किए गए, उसमें से 1 राउंड अंदर गया, बाकी दीवार पे भी लगा था। अगले दिन या उसी दिन शाम को एक अनमोल बिश्नोई नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर इस घटना से संबंधित लिखा और जो उसने लिखा उसमें
एक तरह की धमकी क्लियर कट नज़र आती है। उसके बाद उसी दिन शाम को ये गुना क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की तरफ ट्रांसफ़र किया गया। अगले दिन यानी कि कल उसमें कॉन्स्पिरेसी के जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें दिखाई दे रहा था कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखती है। उसके आधार पर कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन ऐड किए गए। उसके बाद अलग अलग बहुत सारे इसमें 12 जो पथक हैं वो बनाए गए क्राइम ब्रांच की तरफ से। जितने भी अपने रिसोर्सेज थे वो सब यूज़ किए गए। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। उसके बाद तो इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ गए हैं। सुनील, ये जो दोनों लोग थे इनके बारे में अब इन्हें रिमांड पे भेज दिया गया है और कई तरह की डिटेल्स सामने आई हैं सुनील, कि ये जो हैं काफ़ी दिनों से वहाँ पे रह रहे थे और उस घर के आसपास के इलाके की इन्होंने पूरी रेकी की थी, पूरी प्लानिंग के साथ में ये शूटिंग की है। कई खुलासे हुए हैं, इसकी जानकारी आप हमें दीजिए। बिल्कुल नगमा, देखिए क्या और कैसे हुआ है पूरी जानकारी सामने आ चुकी है। जो जानकारी मिली है अब तक की जांच में उससे पता चला है कि 28 फरवरी को दोनों शूटर जो कि बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले हैं, सागर और दूसरा विकी गुप्ता, दोनों जो है कि 28 फरवरी को पहली बार मुंबई आए थे। यहाँ से 29 और 30 को उन्होंने बैंड स्टैंड के पास बांद्रा में जाकर गए थे, ऐसी जानकारी मिली। उसके बाद वो चले गए पनवेल में, और पनवेल में जो है कि 1 मार्च से वो 18 मार्च तक रहे थे। उसी दौरान उन्होंने अपने लिए एक किराए का मकान भी लिया था, जिसका एग्रीमेंट 10 मार्च को बनाया गया था, और उसके लिए बाकायदा 10,000 रुपया जो है कि डिपॉजिट भरा गया था और 3500 रुपया प्रति महीना किराया तय किया गया था। और 18 मार्च के बाद वो चले गए वापस बिहार। वहाँ पर होली मनाने के बाद उसके दूसरे दिन वापस यहाँ मुंबई में आए, और मुंबई में आने के बाद फिर इन्होंने डीलर से एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी जो कि 24,000 रुपये में खरीदी गई है बताई जा रही है, और उसके ज़रिए तकरीबन 3 बार बांद्रा में गैलेक्सी में सलमान घर के जो अपार्टमेंट है उसका उन्होंने रेकी की थी। इस दौरान ये पता नहीं चल पाया है कि वो जहाँ रह रहे थे उससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पर ही पनवेल में सलमान खान का फार्म हाउस है, तो क्या वहाँ पर भी वो रेकी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या वहाँ पे इंतजार कर रहे थे, या शायद उनको पता चला कि सलमान जो है कि मुंबई के घर में ही हैं, इस तरफ नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने रेकी की। और 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे के करीब मोटरसाइकिल से दोनों आए। उसमें पीछे जो है सागर पाल बैठा हुआ था, उसने फायरिंग की, 5 राउंड फायर किया, और फिर वो भाग के चले गए माउंट मेरी के पास। वहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल उन्होंने छोड़ दी, और वहाँ से मोटरसाइकिल छोड़ने के बाद ऑटो पकड़ा। ऑटो के जरिए बांद्रा रेलवे स्टेशन गए, वहाँ से लोकल पकड़ी, लोकल से सांताकुछ रेलवे स्टेशन गए, वहाँ से वकोला से उन्होंने ऑटो किया और दहीसर चले गए, और दहीसर से फिर एक कार लेकर वो सूरत चले गए। जानकारी ये मिली है कि अपनी बंदूक जो है उन्होंने जिससे फायर किया था वो सूरत में ही एक नदी में फेंक दिया, और वहाँ से फिर अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से भुज में जाके वो पकड़े गए। लेकिन इसमें सवाल है कि ये शूटर हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, ये पता नहीं चल पा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने अंजाम दिया है, खास करके सबूत छोड़ते गए हैं, वो एक बहुत ही ताज्जुब करने वाली बात है। खास करके जो मोटरसाइकिल उन्होंने छोड़ दी, उस मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट भी उन्होंने नहीं बदला था, और उसके जरिए तुरंत जो है कि पुलिस उसके मालिक तक और डीलर तक पहुँच गई, जिससे इनके बारे में जानकारी मिल गई। उस घर का एग्रीमेंट जब उन्होंने करवाया था उसमें भी अपना असली आधार कार्ड लगवाया था, यानी दस्तावेज लगवाया था, इससे उनकी पूरी पहचान मिल गई। जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे वो मोबाइल भी उन्होंने साथ में रखा था। एक मोबाइल हालांकि बरामद हुआ है, दूसरा मोबाइल अब पता चल रहा है कि जिससे शायद वो बात कर रहे थे, जो भी इसका मास्टरमाइंड है, उसको उन्होंने तोड़ दिया था, इसकी जानकारी मिल रही है। तो ये और कुल कितने में की ये पता नहीं, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है इसकी पता अभी लगाना पुलिस को बाकी है। वैसे तार जो है विष्णोई गैंग से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये बात अब तक सामने कि इसके अंतर्राष्ट्रीय तार भी जुड़े हो सकते हैं। हाँ, ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़े हो सकते हैं, बिश्नोई गैंग से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ये भी बात सामने आई है कि ये जो शूटर्स हैं वो बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं। हथियार इन्होंने जाके गुजरात में फेंका, ये बिल्कुल नए हैं इस क्राइम में, ये भी सामने आ रही है बात। धन्यवाद आपका सुनील। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को पेश कर दिया गया है, और कई चीजें इनके बारे में अब सामने आ गई हैं। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में, लौटते हैं ईरान और इजराइल की खबर के साथ। हेलो मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।
और आइए अब आपको दिखाते हैं सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की कुछ झलकियां। सहारनपुर में योगी का रोड शो हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सहारनपुर में वोटिंग है। वोटिंग को 3 दिन ही बचे हुए हैं। 15 दिनों में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का आज चौथी बार सहारनपुर का ये दौरा हुआ है। आज वो चौथी बार सहारनपुर पहुंचे हैं और करीब 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का।